गुड मॉर्निंग। कल हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में चर्चा कर रहे थे। कल हमने देखा कि संसाधन मतलब इंसान कोई भी चीज़ जिसका उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। और संसाधन के दो प्रकार थे, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानव सर्जित संसाधन। जिसका निर्माण मानवी ने किया उसे हम मानव सर्जित संसाधन कहते हैं, और जो संसाधन हमें कुदरत के माध्यम से प्राप्त हुए उसे हम प्राकृतिक संसाधन या फिर कुदरती संसाधन कहते हैं। और हमारे जीवन में ऐसे कई सारे संसाधन हैं जिसका हम जाने अनजाने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। तो ऐसे ही संसाधनों के प्रकार, उसके अर्थ और उसकी विभावना को हम समझ रहे थे। तो चलिए देखते हैं आगे। हमने कल देखा कि जाने अनजाने हम प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग करते हैं, और संसाधन तभी संसाधन बनता है जब वो इंसान के उपयोग में आए। जब तक हमारे उपयोग में नहीं आता तब तक हम उसे संसाधन नहीं कहते। उसके बाद हमने संसाधन के उपयोग के बारे में देखा कि संसाधन वैसे तो बहुत तरह से उपयोगी है, लेकिन उसको सही ढंग से समझने के लिए उसे 3 हिस्सों में बांटा गया। जैसे कि संसाधन हमारे खाद्य पदार्थ या भोजन के रूप में हम कौन सी जगह पर उपयोग करते हैं। जैसे हमने देखा कि प्राकृतिक तत्वों से मिलने वाले वृक्ष के फल फूल, खाद्य पदार्थ जैसे कि फसलें, पालतू प्राणियों से प्राप्त होने वाला दूध या फिर मांस जैसे जलचर या फिर मछलियाँ, मधुमक्खी का मध, ये सभी चीज़ें हम खाद्य पदार्थों के रूप में, भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और ये सभी एक संसाधन ही है जो हम प्राकृतिक रूप से मिलता है, और भोजन के रूप में जिसे हम बंटवारा करते हैं। उसी तरह संसाधन कच्चे माल के स्रोत के स्वरूप में, जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो प्राथमिक चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे कच्चा माल कहा जाता है। और जैसे हमें कृषि उपलब्ध सामग्रियाँ, पालतू पशुओं से प्राप्त होने वाली ऊन, चमड़ा, मांस या फिर जमीन में से प्राप्त होने वाला खनिज अयस्क, ये सभी चीज़ों का हम प्रयोग कच्चे माल के स्रोत के रूप में करते हैं। तो उसी प्रकार भी हम संसाधनों का उपयोग करते हैं। और तीसरा कहा गया शक्ति संसाधन के रूप में खनिज का उपयोग। जैसे कि हम जंगलों से प्राप्त होने वाली चीज़ें, कृषि द्वारा प्राप्त होने वाली चीज़ें का उपयोग कच्चे माल के स्रोत में करते हैं। उसी तरह जो संसाधन को उपयोग में लेने के बाद उसमें से ऊर्जा प्राप्त की जाती हो, ऐसे संसाधन को हम शक्ति संसाधन के रूप में प्रयोग करने वाले संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, यूरेनियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है, जैसे प्राकृतिक गैस है वगैरह। उसी आधार पर हमने संसाधनों का विभाजन किया, संसाधनों के प्रकार के बारे में चर्चा की, और हमने देखा कि संसाधन के मुख्य 3 प्रकार है, मालिकाना आधार पर, पुनः प्राप्यता के आधार पर और वितरण के आधार पर। हमने देखा कि मालिकाना आधार पर व्यक्तिगत मालिकी के संसाधन जैसे भूमि, आवास, राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे राष्ट्र की संपत्ति हो, सार्वजनिक संपत्ति हो जैसे कि सेना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और वैश्विक संसाधन यानी कि विश्व में सभी को प्राप्त होने वाली चीज़ें, विश्व में जिसका उपयोग सब करते हैं वैसे, जैसे हवा, सूर्य प्रकाश वगैरह। और उसी के आधार पर हमने संसाधनों के वितरण के आधार पर उसके प्रकार देखे, जिसके मुख्य 4 भिन्न प्रकार हैं। जैसे सर्वसुलभ जो सभी को आसानी से प्राप्त हो, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सामान्य सुलभ जैसे कि सामान्यतः सबको मिल जाए ऐसी चीज़ें, जमीन, भूमि, जल, गौचर इत्यादि। विरल संसाधन यानी कि बहुत प्राप्ति स्थान जिसके मर्यादित हो,
जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, तांबा, सोना, यूरेनियम इत्यादि। और एकल संसाधन यानी कि विश्व में जिसको प्राप्त करने के माध्यम सिर्फ एक हो, दो हो, एक या दो जगह से मिलने वाले ऐसे खनिज जिसे हम बोलते हैं विरल संसाधन, जैसे कि क्रायोलाइट खनिज जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में से प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार हमने खनिजों के वितरण के आधार पर और मालिकाना तौर पर उसके प्रकार देखे, और अब देखने वाले थे हम प्राप्यता के आधार पर। तो प्राप्यता के आधार पर अगर देखा जाए तो संसाधन के सिर्फ दो ही प्रकार है, एक पुनः प्राप्य संसाधन और दूसरा पुनः अप्राप्य संसाधन, जिसको नवीनीकरणीय या अनवीनीकरणीय के रूप में भी हम पहचानते हैं। ठीक है, देखते हैं उसके बारे में। तालिका में देखकर हम दो प्रकार के वर्गीकरण को समझें, मालिकाना तौर पर और वितरण के आधार पर। अब संसाधन के विभाग के अन्य रूपों के लिए भी अन्य रूपों से भी उसका विभाजन किया जाता है, जिसमें नवीनीकरणीय संसाधन, तो किसे कहते हैं नवीनीकरणीय संसाधन, और दूसरा प्रकार है अनवीनीकरणीय संसाधन। तो किसे कहते हैं अनवीनीकरणीय संसाधन, चलो देखते हैं। तो ये दो भाग के लिए उसका विभाजन किया गया। कुछ संसाधन स्वयं में निश्चित समय में उपयोग के लिए ही उसकी उपयोग में आते हैं, यानी कि कुछ संसाधन स्वयं में व निश्चित समय में उपयोग हुए हिस्से की पूर्ति करते हैं, अथवा वे खत्म हो सके ऐसे संसाधन नहीं होते जिसका खात्मा ही ना हो, जो खत्म ही ना हो, जो अखुट हो, ऐसे संसाधन है जिसे हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिसको पुनः निर्मित किया जा सके, जो संसाधन खत्म नहीं ना हो, जो संसाधन निरंतर हमें प्राप्त होते रहे, ऐसे संसाधनों को हम नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें प्राप्त होते रहते हैं, जिसे हम पुनः प्राप्य संसाधन, अखुट संसाधन या तो फिर नवीनीकरणीय संसाधन, यानी कि नवीनीकरणीय हम उसका हर बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे जंगल, सूर्य प्रकाश, पशु पक्षी, हवा, पानी वगैरह। ऐसे संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होते, या तो फिर ऐसे संसाधन है जो हमें बार बार मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार के संसाधनों को हम अखुट संसाधन, नवीनीकरणीय संसाधन या पुनः प्राप्त होने वाले पुनः प्राप्य संसाधन कहते हैं। इसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके आगे बात करें अनवीनीकरणीय संसाधन। जो संसाधन एक बार उपयोग में लेने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लिए जा सकते, या तो फिर उन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता, या तो फिर नज़दीक के भविष्य में उसका पुनः निर्माण असंभव है, ऐसे संसाधन को हम पुनः अप्राप्य संसाधन या फिर अनवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीनीकरणीय यानी कि जिसका फिर से नवीनीकरणीय नहीं होता, ऐसे संसाधन जिसको एक बार प्रयोग में लेने के बाद उसका दूसरी बार निर्माण नहीं होता, या तो फिर नज़दीक के समय में या नज़दीक के भविष्य में उसका निर्माण नहीं हो सकता, या फिर एक बार प्रयोग करने के बाद दूसरी बार उसका वही रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, उसे अनवीनीकरणीय संसाधन या पुनः अप्राप्य संसाधन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी चीज़ें। हमने अगर गैस का एक बार उपयोग कर लिया तो उसके बाद हम गैस का दूसरी बार उपयोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार जैसे कोयला,
एक बार उसका उपयोग में लिया गया, बाद में उसका दूसरी बार उपयोग नहीं होता, वो दूसरी बार नहीं मिल सकता। हाँ, वो ज़मीन में से यानी खनिज का एक बार प्रयोग किया तो दूसरी बार उसका उपयोग नहीं होता, यानी कि दूसरी बार खनिज उसी तरह उपयोग नहीं होता। तो फिर क्या होता है, तो खनिज को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत लंबे समय तक उसका इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके ज़मीन के अंदर खनिज का निर्माण होता है। यानी कि नज़दीक के भविष्य में उसका उपयोग नहीं होता, उसका निर्माण नहीं होता। एक बार उपयोग में लेने के बाद दूसरी बार उसका उपयोग में हम नहीं ले सकते। ऐसे संसाधनों को अनवीनीकरणीय संसाधन या फिर पुनः अप्राप्य संसाधन कहते हैं। तो ये हुए प्राप्यता के आधार पर खनिज के दो प्रकार, पुनः प्राप्य और दूसरा पुनः अप्राप्य। तो खनिज के मुख्य प्रकार 3 रूप में है, मालिकाना आधार पर, वितरण के आधार पर और प्राप्यता के आधार पर। मालिकाना आधार पर उसके 3 प्रकार, वितरण के आधार पर उसके 4 प्रकार और प्राप्यता के आधार पर उसके 2 प्रकार। और ये सभी प्रकारों को हमें याद रखना है, एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण। संसाधनों का आयोजन करना ज़रूरी है और साथ में उसका संरक्षण करना भी। क्यों? क्योंकि जो पुनः प्राप्य संसाधन है, अगर उसका हम इस्तेमाल जैसे तैसे करेंगे तो वो शायद हमें दूसरी बार मिल सकता है, लेकिन जो पुनः अप्राप्य संसाधन है, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद नहीं मिलते, ऐसे संसाधन है, उस संसाधन का तो आयोजन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ख़त्म होने के बाद वो नज़दीक के भविष्य में हमें नहीं मिलता, यानी कि आने वाली पीढ़ी को या फिर हमको वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो उसे हमें संभाल कर व्यवस्थित योग्यता के आधार पर उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि संसाधन है वो सबको समानता के तौर पे प्राप्त हो। और इसीलिए संसाधन है उसको बचाने हेतु आयोजन एवं संरक्षण करना ज़रूरी है। तो देखते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं अमर्यादित है और संसाधन मर्यादित है। हम सब जानते हैं हमारी जो इच्छाएं है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो कैसी है? अमर्यादित, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमें एक चीज़ मिल जाए तो हम दूसरी की प्राप्त करने की कामना करते हैं। एक चीज़ मिलने के बाद दूसरी चीज़ मिले, ऐसे हमारी कामना होती है। यानी कि संतोष है वो हमारे जीवन में बहुत कम मात्रा में है। हमारी जो संसाधन है वो मर्यादित है और संसाधनों को प्राप्त करने की जो हमारी आवश्यकताएं है वो अमर्यादित है। हमारी इच्छाएं बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ इच्छाएं रखते हैं। एक चीज़ मिलने के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी और तीसरे के बाद चौथी। हमें कुछ ना कुछ प्राप्त करने की लालसाएं हमारे दिल में होती है और हम जानते हैं कि संसाधन तो मर्यादित है, यानी कि ज़मीन में कोयला मर्यादित है और हमारी आशाएं उसको प्राप्त करने की लालसा बहुत है। 100 वर्षों में मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या विस्फोट से संसाधन का उपयोग अत्यंत बढ़ गया है। जो 100 साल की हमारे जीवन की बात करें, हमारे 100 साल के पुराने समय की बात करें, तो पिछले 100 साल में तकनीकी क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण विकास हुआ और उसी के कारण टेक्नोलॉजी का उपयोग होने के हेतु संसाधन बहुमात्रा में प्रयोग किए गए। और उसके साथ बात करें तो जनसंख्या का भारी मात्रा में बढ़ावा होना, भयंकर जनसंख्या विस्फोट हुआ। उसके कारण लोगों की आबादी बढ़ गई और संसाधन कम हो गए, यानी कि ज़रूरियत बढ़ रही है
और जो चीज़ हमें चाहिए वो कम है। उसी के कारण इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना अनिवार्य हो गया, क्योंकि तकनीकी क्षेत्र में विकास हुआ, संसाधनों का बहुत उपयोग होने लगा, जबकि जनसंख्या है बहुत कम हो गई। और इन परिस्थितियों में गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में इसके खराब परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। और देखो, इस चीज़ के बारे में अगर हमने नहीं सोचा, इस चीज़ के प्रयोग के बारे में अगर हमने गंभीरता पूर्वक नहीं सोचा तो भविष्य में उसके बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। उसके अत्यंत खराब परिणाम हमारे सामने होंगे जो हमें भुगतने पड़ेंगे। और इसी के कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी संसाधन प्राप्त हो, उसी हेतु संसाधन के बचाव करें, संसाधन के बारे में सोचें। ये हम सबका कर्तव्य है। और संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। संसाधनों का संरक्षण मतलब संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधन का संरक्षण मतलब संसाधन को बचाने के लिए हमें कोई सिक्योरिटी नहीं वहाँ पे रखनी है, चलो बंदूक लेके खड़े हो गए, कोई संसाधन को छू नहीं सकता, ऐसा नहीं है। संसाधन का संरक्षण यानी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधन को विवेक के साथ हमें उपयोग में लेना है। संसाधन को हमें सामान्यतः जहाँ पे ज़रूरियात हो वहाँ पर ही प्रयोग करना है, और वो भी कम से कम मात्रा में। जितना हो सके उतना उसका बचाव करना है, और जितना हो सके इसका कम उपयोग करना है। और हो सके तब तक हमें नवीनीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना है, अनवीनीकरणीय संसाधनों का प्रयोग कम करना है, ताकि ये सभी संसाधन का संरक्षण हो, ये सभी संसाधन हमारी आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो, ताकि संसाधन का प्रयोग हो भी सही ढंग से कर सके। मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए कि संसाधन का संरक्षण मतलब, तो हमें लिखना है संसाधनों का संरक्षण करना मतलब संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध है कमी के साथ। किसी भी जगह पर संरक्षण शब्द, जैसे पानी का संरक्षण, जैसे कोयले का संरक्षण, जैसे खनिज का संरक्षण, इस सभी चीज़ों का संरक्षण शब्द हमारे कान में पड़ता है। और संरक्षण शब्द का सीधा संबंध होता है संसाधनों की कमी के साथ। संरक्षण शब्द का हम प्रयोग वहाँ पर ही करते हैं जहाँ पर उसकी कमी हमें दिखाई दे। हमने कभी समुद्री पानी का संरक्षण ऐसा शब्द नहीं सुना होगा, या सूर्य प्रकाश का संरक्षण हमने ऐसा शब्द नहीं सुना, या फिर हवा का संरक्षण हमने ऐसा शब्द नहीं सुना, क्योंकि वो सभी अखुट संसाधन है, वो हमें प्राप्त होने वाले संसाधन है, वो हमें निरंतर मिलते ही रहते हैं, तो उसकी संरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन पानी का संरक्षण, धातु का संरक्षण, प्राणियों का संरक्षण, ऐसी सभी चीज़ों के संरक्षण के बारे में हमने सुना है और हमने देखा है। यानी कि संरक्षण शब्द का सीधा संबंध होता है संसाधन की कमी के साथ। जिसकी कमी हो उसी का संरक्षण किया जाता है। और वर्तमान समय में जिस तरह दोहन हो रहा है, जिस तरह संसाधन का उपयोग हो रहा है, दोहन यानी उसका उपयोग, जिस तरह संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, जिस तरह संसाधन का अविवेकपूर्ण दोहन हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है, उसी के आधार पर अगर सोचें तो आने वाली पीढ़ियाँ भी संसाधन को प्राप्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी
आवश्यकताएं अमर्यादित है, जबकि हमारा संसाधन है वो मर्यादित मात्रा में है। तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए लगभग संसाधन का उपयोग स्वप्नवत हो गया है। यानी कि विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखना लगभग स्वप्नवत हो गया या फिर हो जाएगा। उसके लिए विवेकपूर्ण प्रयोग करना ही आवश्यक है, अनिवार्य है, और संरक्षण और पुनः उपयोग जैसी बातों को पर समाविष्ट होता है। और इसी हेतु हमें संसाधन है उसका संरक्षण करना होगा और संसाधन का पुनः उपयोग करना होगा। हो सके तब तक संसाधन को हमें पुनः उपयोग में लेने हैं, ताकि संसाधन हमारे अलावा दूसरों को भी प्राप्त हो। जब किसी वृक्ष या जीव का अस्तित्व संकट में हो, तब उनके लिए आयोजित व्यवस्थापन करना पड़ता है और उसी को हम संरक्षण कहते हैं। जब भी कोई वृक्ष या जीव संकट में आ जाए, उसके अस्तित्व पर जोखिम आ जाए, उसके अस्तित्व पर संकट आ जाए, तो तब हम उसको बचाने के लिए आयोजन करते हैं। बस वही आयोजन संरक्षण है। और ऐसी सभी चीज़ों का संरक्षण आवश्यक है जो कम से कम मात्रा में है, या जो मर्यादित मात्रा में है, या फिर जो अनवीनीकरणीय या तो फिर अपुनः प्राप्य संसाधन है। ऐसे संसाधनों को हमें संरक्षण करना है, ऐसे संसाधनों को हमें बचाना है, ऐसे संसाधनों का हमें कम से कम मात्रा में विवेकपूर्ण उपयोग करना है। आगे देखते हैं। तो संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक तथ्यों को विस्तार पूर्वक समझना है हमें। तो देखते हैं। सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश का एक इकाई मानकर इसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक बिन उपयोग में और संभावित संसाधनों की उपलब्धि एवं विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। देखो, संसाधन को बचाने के लिए उसके लिए हमें आयोजन करना होगा, उसके संरक्षण के लिए उसकी आवश्यकताओं के तथ्यों को हमें समझना पड़ेगा। तो संसाधनों को बचाने के लिए हमें किस तरह आयोजन करना है, उसी तथ्यों को समझने के लिए हमें यहाँ पे 4 मुद्दे दिए गए हैं। हमें क्या करना है? पहले तो किसी भी प्रदेश हो या किसी भी देश हो, उसके कितने हिस्सों में से हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, या तो फिर कहा जाए कि उस प्रदेश के अंदर उपयोग में लिए गए संसाधन कितने हैं। दूसरा, अब तक उस जगह पर कितने संसाधनों का उपयोग नहीं हुआ। और तीसरा, इस संसाधनों की उपलब्धि कितनी मात्रा में है, यानी कि आज तक उस प्रदेश में से कितना संसाधन हमें मिला, या तो फिर कितने संसाधन का हमने उपयोग अपने जीवन जरूरियात की आवश्यकताओं में किया। दूसरा, कितना संसाधन उस प्रदेश में हो सकता है, उसी चीज को हमें अध्ययन करना है, उसी चीज को हमें समझना है कि किसी भी क्षेत्र में से हमें प्राप्त होने वाले संसाधन कितने हैं, कितनी मात्रा में उसका उपयोग किया गया है, और संसाधन कितने समय तक हमें प्राप्त होने वाले हैं। जब हम किसी प्रदेश के अंदर प्राप्त संसाधन को जान पाएंगे कि इस प्रदेश के अंदर इतनी मात्रा में संसाधन है, इतने समय में हमने इतने संसाधन का प्रयोग किया, तो अब आने वाले समय में ये संसाधन कितने समय तक चलेगी, उसी के हेतु अगर हम समझ लेंगे कि चलो कोई एक प्रदेश है जिस प्रदेश में से हमें 5 किलो संसाधन प्राप्त हुए हैं, और 5 किलो हमने 5 महीने तक उसका हमने प्रयोग किया,
यानी कि 5 किलो संसाधन 5 महीने तक चला। तो अब हम जानते हैं कि इस ज़मीन के अंदर हमें 10 किलो संसाधन मिल सकते हैं। तो 10 किलो का उपयोग हम कितने समय तक कर सकते हैं? तो 10 मास तक प्रयोग कर सकते हैं। और हमें चाहिए कितने? तो हम बोलेंगे चलो 15 मास तक हमें इस संसाधन को बचाए रखना है। तो फिर हमने जैसे 5 किलो का प्रयोग 5 मास में जिस तौर पर किया, तो अब प्राप्त होने वाले 10 किलो संसाधन का हम प्रयोग उसी तरह नहीं करेंगे, लेकिन उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, उसको बचाते बचाते प्रयोग करेंगे, ताकि वो 10 मास तक नहीं लेकिन 15 मास तक चल सके। तो ठीक उसी प्रकार कि संसाधन जो है वो संसाधन हमें कम से कम मात्रा में उसका प्रयोग करें। पहले तो ये समझे कि संसाधन कितने समय तक हमें प्राप्त होने वाले हैं और हम उसका प्रयोग किस हद तक करेंगे या कैसे करेंगे कि हमें संसाधन है वो लंबे समय तक चले और आने वाले पीढ़ियों भी उसे प्राप्त कर सके। तो इसीलिए सबसे पहले हमें उपलब्ध संसाधनों की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरा, जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित है या फिर जो संसाधन अनवीनीकरणीय है या तो फिर जो संसाधन पुनः अप्राप्य है या तो फिर जो संसाधन प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग हम दूसरी बार नहीं कर सकते, ऐसे संसाधन है उसका वैज्ञानिक रूप से उपयोग करें, उसका वैज्ञानिक पद्धति से हम दोहन करेंगे ताकि हम संसाधनों को बचा सके, ताकि हम संसाधनों का योग्य रूप से उपयोग कर सके। यानी कि जो भी संसाधन मर्यादित है, अनवीनीकरणीय है या पुनः अप्राप्य है, ऐसे संसाधन का हम वैज्ञानिक पद्धति से उपयोग करेंगे ताकि वो लंबे समय तक चले। उसका उपयोग अनिवार्य हो तभी करें। जब उसके बिना हम नहीं रह सकते, संसाधन का उपयोग करना अनिवार्य हो जाए, उसी समय हम संसाधन का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिन संसाधन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, उसको विकास के लिए प्रयत्न करना है। जो संसाधन हम उसका बढ़ावा कर सकते हैं, जिस संसाधन को हम बार बार बना सकते हैं, जिस संसाधन की बढ़ाई की जा सकती है, जिसका विकास हो सकता है, ऐसे संसाधन को हम बनाने के प्रयोग करेंगे ताकि संसाधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका उपयोग हो, ताकि जो संसाधन मर्यादित है उसको बचाव किया जा सके। और दूसरी बात, जो संसाधन वर्तमान समय में सरलता से और सहजता से प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम बिगाड़ने के बदले उसको बचाने का प्रयत्न करेंगे ताकि भविष्य में हमारी भावी आवश्यकता, हमारी भावी पीढ़ी को उसकी आवश्यकता हो तो उसका हम नित्य व्यतितापूर्वक उपयोग करेंगे ताकि वो आने वाली पीढ़ी को प्राप्त हो। सबसे शॉर्ट में कहे तो संसाधनों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो संसाधन को बचाने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी देश या प्रदेश में कितने संसाधन प्राप्त है उसको समझना चाहिए। उसके बाद कौन से संसाधन का उपयोग किस तरह करना चाहिए उसको समझना चाहिए। उसके बाद जो संसाधन मर्यादित है, अनवीनीकरणीय है, उसका वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करना चाहिए और कम से कम मात्रा में उपयोग करना चाहिए। अनिवार्य हो तभी उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, जो संसाधन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, उसका विकास करना है। और जो सरलता से संसाधन प्राप्त होते हैं ऐसे संसाधनों को हमें कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे संसाधनों को हमें बहुत ही कम मात्रा में मित्रतापूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए ताकि वो संसाधन बचे, उसका संरक्षण हो और आने वाली पीढ़ियों को भी उस संसाधन का लाभ प्राप्त हो। तो उस तरह अगर हम काम करेंगे तो संसाधन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। उसके आगे की बात करें तो इस तरह संसाधन को अगर हम प्रयोग करेंगे तो बचाया जा सकता है। उसके आगे के जो 3 मुद्दे हैं उसकी चर्चा हम आने वाले तीसरे पार्ट में करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। धन्यवाद।